Now the second part will be about the consequences of war and how the Indians people failed to success in war of independence and their causes. So let's get started. इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कल किया था कि इसकी कौन कौन सी रीजन्स थी, कहाँ कहाँ पर ये वार लड़ी गई थी। ठीक है, दिल्ली वगैरह आसपास, बिल्कुल सेंट्रल इंडिया के आसपास ये जंग लड़ी गई थी। और जो बड़ी काज इसकी होती है वो राइफल होती है, उस पर हमने डिस्कशन अपना क्लोज किया था। ठीक है, आज वहां से हम आगे जाएंगे और आगे बताएंगे कि और इसके क्या क्या काजिज थे। तो आगे काजिज जो है वो है, जैसे कि आपके पास ये मैप था, किस तरह बढ़ गए ये लोग आगे चलकर, पूरे इंडिया पे इनका रूल होता है। और इनके फिर पॉलिटिकल काज, जिसमें वही है द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट बहुत अहम किरदार अदा करता है। यहाँ के जो रूलर्स है ट्रेडिशनल्स, वो इसी डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट के खिलाफ होते हैं, क्योंकि अडोप्टेड सन को उनकी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। डेट प्रिंस के बेटे को या नवाब महाराजे के बेटे को प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से बहुत रिजनमेंट हुआ। अडोप्टेड सन्स बहुत सारे थे, वो उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया इस जंग में। और वो जो महाराजा की बेवा थी उन्होंने भी हिस्सा लिया, जिसमें से मशहूर जो है रानी ऑफ झांसी है। आगे चलकर इसकी जो इकोनॉमिक काजेज है, तो मैंने कहा ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे यहाँ के लोगों की। हैवी टैक्सेशन थी, हैवी टैक्सेशन हो रही थी, लोगों पर हाई टैक्सेशन लग रहा था। रिवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लैंड से, जमीनों से। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को उन्होंने बर्बाद कर दिया ज्यादा टैक्सेस लगा के इन पर। और इस सूरत में मोनोपोली जो है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की थी ट्रेड के ऊपर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी सिर्फ वही कमाई कर रहे थे, जबकि उनके जो अपोनेंट जितने भी कंपनियां थी इंडियंस, उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया बाय इम्पोजिंग अबाउट 40% ऑफ टैक्सेस। सो जब 40% टैक्स लगाया तो उनकी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकी, जिसकी वजह से द ओनर्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज क्लोज देयर इंडस्ट्रीज बिकॉज देयर प्रोडक्ट was not purchased by the local people. सो लैंड रिवेन्यू में यही डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट के जरिए भी क्या करते हैं, लैंड रिवेन्यू तो भी ज्यादा था, बाकी पॉलिसी में यह था कि महाराजों की जमीन इस पॉलिसी के तहत वो हड़प लेते थे। जो आपके पास ये एग्रीकल्चर और जो किसान थे और या जो हाथ से बनाने वाले कारीगर थे, वो बेरोजगार होते हैं। ओपियम वगैरह को उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। अंग्रेज आम किसानों को यही कहते थे कि आप लोग ओपियम उगाए, ओपियम उगाए। और जबकि फूड जो था, जैसे कि आपके पास ये इंडिगो है और ओपियम, इसकी ज्यादा मांग कर रहे थे किसानों से, जबरदस्ती ये दो प्रोडक्ट उगाए जा रहे थे। इंडिगो क्या है, ये ब्लू कलर है, मतलब इससे ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है, ब्लू कलर। और वही ब्लू कलर जो है वो जीन्स में यूज होता है, पैंट और जीन्स, उसी में ये कलर यूज होता है इंडिगो का। तो इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड थी। और इसमें अंग्रेज सरकार को ज्यादा रेवेन्यू जनरेट वो करते थे इंडिगो से और ओपियम से। ओपियम ये लोग यहाँ प्रोड्यूस करते थे अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर इसे बेचते थे चाइना में। सही है। तो चाइना और अंग्रेजों के बीच में भी एक वार हुई है, ओपियम वार। 1800 में आसपास या इस टाइम में ये वार भी होती है। चाइना के जो रूलर है वो इनकार करता है, ओपियम को रोक लेता है। इसकी वजह से अंग्रेज उनके साथ लड़ाई लड़ते हैं, ओपियम वार जिसको कहा जाता है। तो इसी तरीके से उन्होंने चाइनीज जितने भी सिटीजन है उनको इसकी लत लगाई थी ओपियम की। तो ओपियम भी प्रोड्यूस करते हैं, जबकि फूड क्रॉप जैसे गंदम हो गए, चावल हो गए, इनके ऊपर वो कोशिश करते थे, उसको बैन करते थे कि ये ना उगाए, जबकि इंडिगो और ओपियम उगाए। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ के किसान जो थे नाराज थे अंग्रेजों से, क्योंकि खुद खाने के लिए उनके पास इतनी प्रोडक्शन नहीं थी कि वो खुद कुछ फूड प्रोड्यूस करे और खुद के लिए खाए, जबकि ये चीजें ज्यादा प्रोड्यूस हो रही थी। फिर सिपाहियों में भी वही इकोनॉमिक मैटर आता है कि उनकी सैलरीज जो थी कम थी, इसलिए सिपाहियों ने बगावत की, वो भी इसमें एक पॉइंट था। फिर ब्रिटिश चीजें जो थी वो इंडियन मार्केट में आ गए और यहाँ उस तरीके से अपनी चीजें बेचते रहे। और लोकल चीजों के ऊपर उन्होंने टैक्सेस ज्यादा लगाए, 40%, जिसकी वजह से वहाँ जो लोकल इंडस्ट्रीज थे वो बेरोजगार होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। इंडस्ट्री, लोकल टेक्सटाइल कपड़ों की जो इंडस्ट्रीज है वो बंद हो जाते हैं। सही है। फिर रेलवे कंस्ट्रक्शन जब इन्होंने की, रेलवे, वो भी इनका मकसद यही था कि रॉ मटेरियल को उठा सके और उसको फैक्ट्रियों में वहां से फिनिश प्रोडक्ट बनाए। तो रेलवे सिस्टम उन्होंने लाया। सही है। पूरे हिंदुस्तान में अब रेलवे सिस्टम के लिए जमीन की जरूरत थी, तो जो किसान थे उनकी जमीनों को जबरदस्ती खाली करवाया गया और उनके जमीनों के ऊपर कब्जा किया गया। और वहां रेलवे जो ट्रैक्स है वहां पास हुई। ठीक है।
और स्टेशन भी, रेलवे स्टेशन बनाए गए उनके जमीनों के ऊपर बाय फोर्स। तो इस वजह से लोकल लोग इकोनॉमिकली तौर पर भी ब्रिटिशर्स के इन पॉलिसीज के खिलाफ है। और ये किसान वगैरह जमींदार ये सब लोग इसी में पार्ट लेते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आगे चलकर हम देखते हैं कि मजीद जो काजिज थे वो तो कल हमने इसमें डिटेल के साथ पढ़ी थी। यह है सोशल काज, वही है कि सती के ऊपर बैन किया, रीमैरिज, दोबारा बेवा जो है वो शादी कर सकती है, कोई रोके तो इट मींस वो इस रीमैरिज एक्ट के खिलाफ जाएगा, उसके ऊपर जो सजा है, कैद है, जो भी है उनको मिलेगा, जिसकी वजह से खासतौर पर हिंदू नाराज थे इस पॉइंट से। बैन ऑन सती एंड रीमैरिज एक्ट, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरीज फिर अर्ली मैरिजेस के ऊपर बैन उन्होंने लगाई थी। तो ये सोशल और रिलीजियस काजेस थे। मिलिट्री काजेस हमने कहा कि वहां पर क्या होता था, रेशल डिस्क्रिमिनेशन, कम तनख्वाहें, ठीक है, अपने जो वो लोग रिलीजियस मार्क जैसे पगड़ी दाढ़ी इसकी इजाजत नहीं थी, सैलरीज में डिफरेंसेस थे, इंडियन सोल्जर इतने तेजी के साथ आगे प्रमोट नहीं होते थे, तो इसलिए मिलिट्री की भी ये काज है। और लास्ट में जाकर इमीडिएट काज इसकी बनती है कार्ट्रेज। कार्ट्रेज तो वो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कल कि ये इस तरीके से एक नई गोली आ गई, समझो गोली है इसी के अंदर, जिसको कार्ट्रेज कहा जाता था। इसके ऊपर यहाँ पर पाउडर होता था, गन पाउडर, और यहाँ पर बुलेट होती थी। तो उसको लपेटा गया था कागज में। वो कागज जो था वो पहले से डिप किया गया था फैट में, और वो फैट जो कहा जाता है कि ये गाय और सुअर का फैट था। तो वो फैट गाय और सुअर, काव एंड पिग, पिग और काव की चर्बी थी इसमें। अब मुसलमानों के लिए पिग आराम है, हिंदुओं के लिए गाय माता है। तो दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट किए गए। ये इसलिए ये करते थे, गाय और पिग की चर्बी यह इसको सस्ती पड़ती थी। जो एक आर्टिफिशियल ग्रीस बनता है ना गाड़ियों में जो लगता है, तो उसके बजाय ये जो फैट था ये इनके ज्यादा फायदे में था, और काम वही सेम था, ग्रीस और इनका। तो इसलिए ब्रिटिशर्स इन चीजों इसका फैट इस्तेमाल करके इसी में कागज को डिप कर लेते थे, जिसकी वजह से बाहर से पानी अंदर नहीं जा सकती है, तो पानी रुक जाती थी। ये इसलिए ताकि अगर बारिश हो या कोई और हो या हाथ में पसीना हो जंग के दौरान, तो उस दौरान अंदर पाउडर जो है वो गीला ना पड़े। जब गीला हो गया तो फिर फायर नहीं होगी। इसके ऊपर हिस्से को, ऊपरी हिस्से को फिर दांतों के जरिए इस तरह काट दिया जाता था, ठीक है, अलग किया जाता था, और बाकी जो पाउडर है उसको डाला जाता था, और ऊपर फिर उसके बाद बुलेट्स जाती थी, फिर इसी रॉड के जरिए उसको दबाया जाता था, दबाने के बाद फिर फायर की जाती थी, ठीक है। तो ये था इमीडिएट कॉज। अब यहाँ के लोग ऑलरेडी तंग थे, उनके पॉलिटिकल इकोनॉमिक जितने हमने काजिज पढ़े, लेकिन जब उसके मजहब के ऊपर आए तो यहाँ के मुसलमान और हिंदू सब इकट्ठे हो गए, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा तौर पर मजहब के क्लोज है बहुत ज्यादा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमारे साउथ एशिया के लोग। तो इस वजह से वो उठ गए जब उनके मजहब को चैलेंज किया जाता है, ठीक है। एंड में आप लोग क्वेश्चन फिर पूछा करें मुझे, अभी से बल्कि आप लोग क्वेश्चन पूछा करें, ताकि एंड में फिर आप लोगों को हर क्वेश्चन के जवाब दे दूं। इससे पहले जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने जल्दी से पढ़ा है, क्योंकि उसको डिटेल से हमने बात की थी, आप यूट्यूब चैनल में भी उसको देख सकते हैं उस टॉपिक। आगे चलकर क्या होता है कि मंगल पांडे आता है। मंगल पांडे को सबसे पहले पता चला, ये है मंगल पांडे। तो मंगल पांडे को जब इस चीज का पता चला कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है, तो उसने इसके खिलाफ सबसे पहले बगावत स्टार्ट कर दिया, और 2 अंग्रेज सोल्जर्स को भी इन्होंने मार दिया इसी में। इसी बगावत में 2 सोल्जर्स इसने मार दिए, बाद में इसको फांसी भी लग जाती है। फांसी इसको लगी, देखो यहाँ पर ये जो है, इसकी पैदाइश का टाइम 1827 में पैदा हुआ था, ठीक है। और फांसी इसको लगी 8 अप्रैल। इसने 2 अंग्रेजों को जो मारा था उनको, वो 29 मार्च थी, 29 मार्च को इसने 2 अंग्रेज ऑफिसर को गोली मारी थी, जिसके बाद इसे फांसी मिली 8 अप्रैल को, ठीक है। हैंगिंग, तो ये पब्लिक हैंगिंग इसकी हुई हुई, ठीक है। इंडिपेंडेंस के लिए जाना जाता है, बाकी पॉइंट्स आप लोग खुद देख सकते हैं। तो ये एक सोल्जर था, आम सिपाही था, और ब्राह्मण था। ब्राह्मण तो हिंदू में जो टॉप टॉप क्लास है वो ब्राह्मण है, उसमें 4 सेक्ट्स होते हैं, ब्राह्मण सबसे टॉप होता है। तो इसने आलन के एक दफा उसकी मूवी भी आप देख सकते हो, आमिर खान की मूवी है मंगल पांडे के नाम से। तो उसको आप जब फारिग हो इतवार के दिन, तो मूवीज भी इस तरह जो तारीखी मूवीज है वो देखा करे, तो ताकि आपके कंसेप्ट मजीद क्लियर हो, ठीक है। इसी ने सबसे पहले ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, और इसी में इसे फांसी मिली। लेकिन ये बात यहाँ तक नहीं रुकी, ये बात पूरे इंडिया में फैल गई कि मंगल पांडे को मारा गया। किस वजह से मारा गया? क्योंकि उसने
वही कार्टरेज को यूज करने उसके यूज उसने नहीं किया, इनकार कर दिया, और उसने 2 अंग्रेज सोल्जर्स को भी मार दिया। अब जब ये बगावत, फौजी बगावत स्टार्ट होता है, फिर आगे मेरठ में भी फौजी जो वो इनकार करते हैं कि हम ये कार्टरेज नहीं यूज करेंगे, तो उसमें से उन सोल्जर्स को करीबन 10 साल सजा सुनाई जाती है। 95 सोल्जर्स इनकार करते हैं, उनको सजा मिलती है। तो उसके बाद बाकी सोल्जर्स भी इनकार करते हैं और एक बगावत स्टार्ट होती है। मेरठ से ये बगावत स्टार्ट होती है, और मेरठ के बाद ये लोग आते हैं दिल्ली। दिल्ली आते हैं और बहादुर शाह जफर के साथ मिलते हैं। बहादुर शाह जफर सपोर्ट करता है इस रिवोल्यूशन का, और इस सपोर्ट के बाद वो पूरे इंडिया के जो वहां पर थे महाराजे और जो लोकल लोग थे, उनको उसने खतूत लिखे कि इस आजादी की जंग को सपोर्ट करे। तो ये थे हीरोज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये सारे हीरोज थे। बहादुर शाह जफर ने भी कुर्बानी दी, इसका इसके 2 बेटे भी शहीद किए गए। आखिरी लास्ट मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। तो इसने खतूत लिखे थे, लेटर्स। ही रोट लेटर्स टू प्रिंसेस ऑफ इंडिया फॉर अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बिकॉज द ब्रिटिशर्स ऑक्युपाइड इंडिया, एंड रानी ऑफ झांसी ये भी नाराज थी अंग्रेजों से, तो इसने भी हिस्सा लिया था। रानी ऑफ ये इसको लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, लक्ष्मीबाई। सही है, लक्ष्मीबाई इसका टाइटल है, यादव का नाम है। वैसे रानी ऑफ झांसी भी टाइटल है। असल नाम इसका था मानिकर्णिका। अपना नाम है मानिकर्णिका। तो मानिकर्णिका या रानी ऑफ झांसी, लक्ष्मीबाई, तो ये सब इसी के नाम है। सही है, लेकिन अपना नाम मानिकर्णिका है। हाँ, तो क्या होता है, ये झांसी की प्रिंसेस थी या क्वीन आप कह सकते हो। जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ, जब आगे मराठा एम्पायर भी सप्रेस हुए, अंग्रेजों ने उनको सप्रेस किया, तो इस तरीके से हिंदुस्तान में कई टुकड़ों में बिट जाता है। अंग्रेज यहाँ रहते हैं शुरू में, बाकी जगह छोटे छोटे प्रिंस होते हैं। ठीक है, इसमें समझो इस लोकेशन पे है झांसी, ये एक रियासत था, जैसे कश्मीर एक रियासत था, कलात एक रियासत था, स्वादीर वगैरह। तो इस तरीके से झांसी भी एक रियासत। और झांसी के साथ ऑलरेडी उन्होंने अलायंस बनाया था अंग्रेजों ने, लेकिन इसका जो शौहर गंगाधर, ये रानी ऑफ झांसी का शौहर था। इन दोनों का, रानी ऑफ झांसी और गंगाधर का, अपना बेटा नहीं था, तो इन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया था, अडोप्टेड सन। तो उस अडोप्टेड सन को, वही जब गंगाधर वफात होता है, तो उस अडोप्टेड सन को उसका स्टेट नहीं दिया जाता है, बल्कि इस पर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल बन जाता है झांसी के ऊपर। जिसके बाद रानी ऑफ झांसी भी अंग्रेजों के खिलाफ थी, वो भी इसी मौके के इंतजार में थी। तो 1857 की जंग जो थी, इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर रानी ऑफ झांसी टू वेज वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, because her state was lost to Britishers due to the policy of doctrine of lapse. According to doctrine of lapse, an adopted son can never inherit the property of father, जो कि अपना ओरिजिनल फादर नहीं है। सही है, ये पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स डेलोजी ने लाई थी 1848 में। 1848 में ये डेलोजी, ये गवर्नर जनरल था, इसने लाई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। मतलब अडोप्टेड सन स्टेट का मालिक नहीं बन सकता वालिद के वफात के बाद, जो कि इसका ओरिजिनल बेटा नहीं था। तो इसलिए ये जंग में हिस्सा लेती है। और 1857 में जो इसका मुखालिफ कमांडर होता है, ह्यूज रोज, उसने इसको शिकस्त दिया था। और वो एक मशहूर जंग हुई थी, बैटल ऑफ गवालियर। बैटल ऑफ गवालियर में ये मारी जाती है। ठीक है, तो ये जून 1848 को इसी जंग में, बैटल ऑफ गवालियर में मारी जाती है। अच्छा, और ये जो मुगल एम्पायर था बहादुर शाह जफर, इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। फिर जनरल बख्त खान, चूंकि ये बहादुर शाह जफर ओल्ड था, ओल्ड एज था, इसलिए इसने तो लेटर्स लिखे, लेकिन साथ क्या किया, जब वहां से मेरठ से लोग आते हैं सिपाही, और इसके सामने परेड भी कर लेते हैं, और इसको रिकॉग्नाइज करते हैं एज किंग ऑफ इंडिया। और इसको कहा जाता है कि आप हमें लीड करो, वही सिपाही जो इंडियन सिपाही कहते हैं। लेकिन ये लेटर्स लिख लेता है, बाकी वो कहता है कि मैं, चूंकि उम्र का तकाजा है, इसलिए मैं इस जंग को जो है आपका मतलब लीड नहीं कर सकता। आई कैन नॉट लीड द वॉर बिकॉज ऑफ द वीकनेस, मतलब कमजोर था, बूढ़ा था। तो इसलिए उसने सजेस्ट किया, इसका नाम दिया जनरल बख्त खान। तो ये जो सिपाहियों का रिवोल्यूशन था, जो जितने भी सिपाहियों ने रिवोल्ट किया, सोल्जर, इंडियन सोल्जर ने, उसका ये आर्मी चीफ बना दिया जाता है। ही बिकेम द आर्मी चीफ ऑफ रिबेलियन। तो रिबेलियंस जितने भी थे, उसका ये हेड बन जाता है। इसी तरीके से मौलवी लियाकत अली का भी रोल है। ये भी जेल की सोबतें इन्होंने बर्दाश्त कर दी। आगे ये नाना साहिब, इनका भी रोल है।
लेकिन जंग में मारा नहीं गया, नेपाल भाग गया था। ठीक है, और ये भी मारा जाता है इसी जंग में। सही है, ये बंदा टांटा टोपी, टांटिया टोपी, सही है, या टाटिया टोपी, तो मुख्तलिफ वर्ड्स होंगे। तो ये थे मेन हीरोज। इसके अलावा और भी छोटे मोटे बहुत सारे हीरोज इस जंग के थे, लेकिन ये टॉप के हीरोज हैं जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया था और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे। कुछ मारे जाते हैं, कुछ कुर्बानियां देते हैं, कुछ कैद हो जाते हैं, कुछ वतन से दरबदर फिरते हैं, अजालम ले लेते हैं किसी जो और जगहों में और स्टेट्स में, इंडिया से बाहर चले जाते हैं। लेकिन हर सूरत में इन्होंने कुर्बानी दी हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये लोग जो है उस अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन अलबत्ता आज़ादी के एक शमा इन्होंने रोशन किया। और ये जंग या नेशनलिज्म की जो वार है, हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग, ये आगे भी चलती है। तो ये वो लीडर्स है, वो उनके इलाके के कहाँ बगावत हुई। तो बारकपुर ये बंगाल में, वहाँ जो है वहाँ पर एक कैंट था, बारकपुर कैंट। तो उसमें ये दो ऑफिसर को मंगल पांडे मार देते हैं। तो समझो मंगल पांडे इज आल्सो द हीरो ऑफ दिस 1857 वॉर। एंड इन दिल्ली बहादुर शाह जफर और बख्त खान ये दिल्ली में रहते हैं, और यहाँ पर दिल्ली में भी लड़ाई होती है, ब्रिटिशर्स आते हैं, जिसमें जनरल बख्त खान का तो कोई पता नहीं चलता है, जिंदा था मुर्दा था, कुछ इसका अता पता मालूम नहीं रहा। लेकिन बहादुर शाह जफर को जेल किया जाता है, ही वॉज जेल्ड इन रंगून। तो रंगून भेजा जाता है, वहाँ जेल होता है। दो बेटे भी शहीद किए गए और एक इसका पोता भी शहीद किया जाता है। सर सही। रंगूर इसके कहाँ अलावा पे है रंगूर? हकीम एहसानुल्लाह, तो ये फिर चीफ एडवाइजर है, वॉर चीफ एडवाइजर ऑफ बहादुर शाह जफर। ठीक है। लखनऊ में बेगम हजरत माल, तो इसके साथ भी ज्यादती हुई थी। इसका अडोप्टेड सन था वर्जिस कादिर। सही है। तो इसकी जो लखनऊ का जहाँ पर इनका स्टेट था, वो भी अंग्रेज उसी पॉलिसी के तहत इनसे ले लेता है जैसे झांसी लिया था उन्होंने। सही है। और इसका अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, वो इसका एडवाइजर रहता है। कानपुर में नाना साहिब था। सही है। राव साहिब उसका भतीजा है नाना साहिब का। टांटिया टोपी या टाटिया टोपी, जो कि ऑलरेडी हमने तस्वीर में आपको बता दिया। सही। अजीमुल्ला खान, ये एक मुसलमान है। देखो मुसलमान हिंदू सब एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ये एडवाइजर है नाना साहिब का, एंड नाना साहिब वॉज हिंदू बट हिज एडवाइजर वॉज मुस्लिम। ठीक है। रानी है ये लक्ष्मीबाई, तो ये भी वॉर लड़ती है इसमें। फिर बिहार में कुंवर सिंह है, अमर सिंह है। तो इस तरीके से, ये तो मैंने चंद इलाके बताए थे, और भी बहुत सारे स्टेट्स है, लेकिन मैंने उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं जाना क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आप लोगों पर। सही है। इलाहाबाद और बनारस के इलाके में मुलवी लियाकत अली, जिसकी तस्वीर भी हम लोगों ने बताई थी आपको, वही वो भी लड़ा था, फिर जेल हुआ इसी जंग में। तो ये लीडर्स थे और इन्होंने लीड किया था अपने अपने इलाकों में इस जंग को। इवेंट क्या होते हैं, इवेंट ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी, लेकिन यहाँ पर डिटेल के साथ आपको अभी दोबारा बता लेते हैं कि कोई मैसेज कर दे, अगर कुछ समझ नहीं आ रही है आप लोगों को तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट होता है एक तो हुआ बंगाल में। अब मैं यहाँ पर मैप आपको बता दूं, ये हिंदुस्तान का मैप है। ठीक है, ये समझो हिंदुस्तान था, यूनाइटेड इंडिया, इसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है। तो ये बंगाल, ये रीजन है। बारकपुर, वही मंगल पांडे ने यहाँ रिवॉर्ड स्टार्ट की, और पांसी हुआ। इसकी ये खबर बाकी जो अंग्रेजों के कैंट्स थे, बाकी जो हिंदुस्तान में सिपाही थे, उनको भी खबर पहुंची कि ये जो कार्टरेज हम यूज कर रहे हैं, ये तो दर हकीकत इसमें गाय और सुअर की चर्बी है। सो दे स्टार्टेड रिफ्यूजिंग द यूज ऑफ कार्टरेज। दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। अब मेरठ समझो, इस जगह पे आपके पास मेरठ है, मेरठ के इस साइड पे दिल्ली है। सही है। दिल्ली, ये मेरठ है, ये दिल्ली है। मेरठ तकरीबन 40 मील दिल्ली से दूर है, मतलब नॉर्थ नॉर्थ साइड पर, दिल्ली के ऊपर। ये आपके पास मेरठ है, ये भी जगह का नाम है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का डिस्ट्रिक्ट। तो वहां पर 10 मई को रिवोल्ट इन्होंने स्टार्ट किया सिपाहियों ने। क्यों? क्योंकि 6 मई को ऐसा हुआ था कि कुछ सिपाहियों ने इनकार किया था, कार्टरेज को यूज उन्होंने नहीं किया कि हम इसको अपने दांत से नहीं खोलेंगे क्योंकि ये हमारे मजहब के खिलाफ है। जबकि अंग्रेज समझते थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो वैसे वहामी लोग हैं, मतलब इसमें क्या हो, वो गलत है। वो अपने जिद पे जो थे वो अड़े हुए थे अंग्रेज। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था। गाय और सुअर की चर्बी कागज में, फिर उसको मुंह के साथ खोलना, तो दोनों के मजहब के खिलाफ जा रहा था। 6 मई को तकरीबन 85-90 सोल्जर्स ने इनकार कर दिया। उसमें से 85 सोल्जर्स को 10 साल कैद मिली, 10 ईयर, उसको जेल कर दिया गया। फिर जाकर जब 6 मई इनको जेल किया जाता है मेरठ में, यहाँ पर परवीन का कैंट था,
तो 10 मई बाकी जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी यूज करने से इनकार कर दिया, और उन्होंने क्या कर दिया, बगावत स्टार्ट कर दी, अपनी सिपाहियों, अपने जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको मारना स्टार्ट कर दिया, या ब्रिटिश सोल्जर्स हैं इनके साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, और मेरठ में जो है अंग्रेजों को इन्होंने शिकस्त दी 10 मई को। यहाँ पर 10 मई के बाद ये क्या करते कि अपने सामने जो जो इलाके इनके सामने आते हैं ये कब्जा करते चले जाते हैं, और बहुत हजारों लाखों तादाद में यहाँ पर अंग्रेज भी मारे जाते हैं इस जंग में। और ये उन अपने 85 सिपाहियों को भी कैद से रिहा कर लेते हैं जिनको 10 साल कैद मिली थी, उसको भी अपने साथ ज्वाइन करते हैं, और ये पहुंच जाता है 11 मई को दिल्ली, 1858 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह जफर, किंग बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह यहाँ पर किंग है, तो बहादुर शाह के साथ मिलते हैं, उसके सामने परेड करते हैं, और उनको कहते हैं कि लीड दिस रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर, बी आवर लीडर। बट वो लेटर्स तो लिख लेता है, लेकिन डायरेक्ट जंग में वो इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि एज उनका ज्यादा होता है, तो तकरीबन 80 85 75 इसी तरीके से ओल्ड एज का होता है। वो बख्त खान को इस जो बागी सोल्जर है इनका लीडर बना लेता है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं रुकते और आगे चलकर और इलाके भी पता करते रहते। तो कई इलाकों से इन्होंने अंग्रेज को भगा दिया। सही, बिहार है, हरियाणा है, सेंट्रल यूपी है, तो यूपी आपको मिलेगा इसी जगह, काफी बड़ा सूबा है, इस साइड पर यूपी है। ज्यादा रिवॉल्ट जो था, इसकी जो हॉट स्पॉट है वो यूपी है, इसी सूबे के अंदर मुख्तलिफ रीजन में जो है ये रिवॉल्ट हुई। बिहार, ये आपको यूपी के इस साइड बिहार मिलेगा, ठीक है। हरियाणा भी आपको इस पंजाब के साइड पर यहाँ पर मिलेगा हरियाणा, ठीक है। और सेंट्रल प्रोविंस या यूपी के नीचे इस साइड पर है सेंट्रल प्रोविंस। तो इस जगहों को उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन सितंबर आते हुए अब अंग्रेजों ने दोबारा जो है अपनी फौजों को दोबारा कमांड दी, और जितने इलाके उनके हाथ से छीने गए थे उनको बारी बारी करके इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने शिकस्त देना शुरू कर दिया, बिकॉज द ब्रिटिशर हैड हैड बीन वेल ऑक्युपाइड। उसके पास असलाह था, रेलवे सिस्टम था उनके पास कमांड एंड चेन था, एक तरीके से लड़ रहे थे, फोर्सेस उनके पास ज्यादा थी, कुछ आके गदार थे। तो इस वजह से सितंबर में जाकर 1848 में दिल्ली को ये फतह कर लेते। बहादुर शाह जफर के 2 बेटों को शहीद किया जाता है, और इसी तरीके से दिल्ली अंग्रेजों के दोबारा हाथ में आ जाती है। बहादुर शाह जफर वॉज अरेस्टेड एंड ही वॉज सेंट टू बर्मा। बर्मा में किला रंगून में यह कैद रहा। 1862 में जाकर ये वफात होता है, 1862 में कैद में ये वफात होता है, ठीक है। और उसके 2 सन्स को तो उसी मौके पे ही मार दिया जाता है। ही सन्स मिर्जा मुगल है और मिर्जा खिजर सुल्तान, ये 2 बेटे थे इनके, ये मारे जाते हैं। और इसका एक पोता था मिर्जा अबू बकर, ठीक है, इनको भी शहीद किया जाता है। और इस तरीके से जो मुगल का सिलसिला था वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आगे नस्ल भी इनका खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, और मुगल टाइटल भी खत्म कर दिया, मुगल एम्पायर का नाम भी खत्म कर लिया। अब ये टाइटल इससे छीना जाता है, तो मुगल एम्पायर का ऑफिशियली एंड होता है इसी जंग में। फिर आगरा वगैरह बाकी इलाकों को भी इन्होंने फतह कर लिया। लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, वही झांसी भी अंग्रेजों के हाथ में आ गई। कब शहीद हुई, 17 जून, शहीद नहीं, मारी जाती है वैसे, ठीक है। तो ग्वालियर में वो 17 जून को मारी जाती है, ठीक है। आगे चलकर फिर क्या होता है कि ब्रिटिशर्स पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और इसमें जो पंजाबी या सिख सोल्जर्स है वो अंग्रेजों का साथ देते हैं, और उसके सरदार भी इनका साथ देते हैं। इसके अलावा बाकी जो रीजन है, बाकी स्टेट, कुछ ऐसे बहुत सारे पीर, जिसको हम कहते हैं पीर फलाना, इनके भी आवाज इसी जंग में अंग्रेजों का साथ उन्होंने दिया। ये जो हमारे नवाब होते हैं या सरदार होते हैं, बहुत सारे इन लोगों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, और प्रिंसली स्टेट के नवाबों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि अंग्रेज उनके लिए ज्यादा सुटेबल था। और फिर अंग्रेज जो थे इसके बदले में उन्हें जो है प्रॉपर्टी देते थे, जायदाद देते थे, तो इसलिए ये लोग लड़े। अब ये आपके पास एक नक्शा है, इसमें जितना भी रेड रेड एरिया है जैसे ये वाला, तो ये वो रीजन्स थे जहाँ पर बगावत बहुत जबरदस्त तरीके से हुई। सही है, ये रीजन जो है ये यूपी में आ रहे हैं मैक्सिमम, इसमें ज्यादा इलाके प्रोविंस यूपी में आ रहे हैं, तो इस इलाके में ज्यादा बगावत हुई इस रीजन में। जबकि ये जो स्टेट था नेपाल है, जैसे कश्मीर है, सही है, जैसे ये ब्राउन कलर के रीजन है, ये डायरेक्ट बरतानिया के दोस्त है इस जंग में। दे हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट द रिबेलियंस, तो बागियों के खिलाफ वो लड़ रहे थे। ये जो स्टेट्स थे, ये ग्रीन, ये न्यूट्रल थे, ना ये साथ दे रहे थे बागियों का ना अंग्रेजों का, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये जो हल्के कलर यहाँ पर है रेड कलर के, तो यहाँ पर हल्के फुल्के बागी थे, मतलब कम तादाद में थे, इतने ज्यादा आसानी से अंग्रेजों ने इनको रिकैप्चर किए। लेकिन ये हॉट स्पॉट्स यही पर आपको मेरठ ये है, यहाँ पर बगावत होती है। फिर ये दिल्ली आते हैं, से वही बादशाह है,
और यहाँ पर आपके पास झांसी भी मिलेगा नजदीक के साथ। तो और इसके अलावा ये बरेली, इसमें भी बगावत होती है, लखनऊ में भी होती है, कानपुर में नाना साहिब है, ये आपके पास है स्टेट ऑफ झांसी। सही है, ये है झांसी। तो यहाँ पर भी रानी ऑफ झांसी लड़ती है। तो इसी मैप को आप लोग फिर इसी वेबसाइट में जाकर इस मैप को आप मजीद तारीफ से देख सकते हो, इस रीजन को। ये इसी में आगे चलकर क्या हुआ, क्या अब इसकी हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या रहा इस जंग का। और ये सबसे पहले ये क्यों हार गए, इंडिया के लोग क्यों हार गए। हार इसलिए गए कि इनके बीच में यूनिटी नहीं था। आप यूनिटी देखते हो, बहादुर शाह जफर ने खान को खड़ा कर दिया कि सोल्जर्स को आप लीड कर दो। झांसी अलग लड़ रही है, नाना साहिब अलग लड़ रहा है, बेगम हजरत माल अलग लड़ रही है, मौलवी अहमदुल्ला शाह अलग लड़ रहा है। तो मतलब इनके बीच में यूनिटी नहीं थी। अगर इनका एक ही लीडर होता, एक ही कमांड होता, एक ही हुक्म लागू होता, तो फिर शायद अंग्रेजों को ज्यादा ये लोग जख्म देते इस जंग में। जीतना या ना जीतना वो तो अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा उनको शदीद नुकसान दे सकते थे अगर इनके बीच में यूनिटी थी, एक ही कमांड और चेन होता है इनके बीच में। सही, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, कोई एक लीडर नहीं है सेंट्रल का कि उनसे ये सब अहकाम ले और उसके मुताबिक जंग लड़े, तो यूनिटी इनके बीच में नहीं थी। ब्रिटिश आर्मी क्या थी, वो सुपीरियरिटी थी इनके ऊपर। तो उसके पास जो असला एडवांस है, डिसिप्लिन आर्मी है, एक कमांड एंड चेन है, यूनिटी है, एडवांस वेपनरी है वहां पर। सही है, इंटेलिजेंस सिस्टम उनके पास बहुत अच्छे है, बढ़िया है उनके पास इंटेलिजेंस सिस्टम, प्लस कुछ इंडियंस लोगों का सपोर्ट भी इनके पास है, जिसको हम कह सकते हैं ट्रेटर्स। द ट्रेटर्स वाज ऑन द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स एंड इंटरनेशनल सपोर्ट भी इनके पास नहीं थे। इंडियंस के लोग अपने आप से लड़ रहे हैं ना, कोई बाहर की ताकत भी होना चाहिए। जब भी किसी इंटरनल बगावत होती है तो वो हमेशा से सप्रेस ही होती है, अनलेस बाहर का सपोर्ट ना हो। इसमें हम देखते हैं 1971 की जंग की लड़ाई, वो जो लड़ाई थी 1971, उसमें क्यों जीते बंगाली, बंगाली इसलिए जीते क्योंकि उन्हें इंडियन फौजियों ने डायरेक्ट सपोर्ट दिया। अगर इंडियंस नहीं आते उस जंग में तो बंगाली अपने आप मुश्किल था कि वो हम लोगों से आजादी ले लेते। तो इसलिए इस इंडिया के लोगों को इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं थी, ना रशिया से ना किसी और ताकत से। इसलिए ये अपने आप अपने ही ताकत के मुताबिक लड़ रहे थे, और ये इतने ताकतवर नहीं थे जितने ब्रिटिशर्स थे। इसके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड थी, फंड्स भी इतने नहीं थे, तो इसलिए ये वो जंग ना जीत पाए। जबकि ब्रिटिशर्स के पास जो है उसका एक मजबूत नीवी भी है साहब ना, उसके नीवी को कहा जाता था द क्वीन ऑफ सीज। तो मतलब जबरदस्त नीवी है। अगर असला कम पड़े या कोई सोल्जर्स कम पड़े तो डायरेक्ट सी के थ्रू ये यूके से भी सोल्जर्स और असला जल्दी पहुंचवा सकते हैं हिंदुस्तान। जबकि ये सिस्टम इंडियंस के पास नहीं था। इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग थी, इंडियन के पास इतनी इकोनॉमी नहीं थी, देवर वीक। बेट्रायल वही है, कुछ ऐसे लोग भी हमारे पास थे जिन्होंने हिंदुस्तान को धोखा दिया। अपने मुल्क के साथ खड़ा रहने के बजाय देवर ऑन द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स, देवर लॉयल टू द ब्रिटिशर ड्यू टू दियर मटेरियलिज्म, या मटेरियल इंटरेस्ट थे उनके, जमीन उसको चाहिए थी, उनको नवाबी चाहिए थी। तो इसलिए वो अंग्रेजों के साथ उन्होंने कोलेबरेट किया और इंडियन सोल्जर्स के खिलाफ लड़े, इंडियंस के खिलाफ वो लड़े। रिसोर्सेज वही ऑलरेडी हमने बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे वगैरह, रोड सिस्टम है, गाड़ियां है, ये सब उनके साथ एडवांस थे। फिर ब्रिटिश जो है प्रोपेगेंडा जबरदस्त तरीके से कर रहे थे अखबारों के जरिए, और इन लोगों के बीच में भी वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज कर रहे थे, हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव पैदा कर रहे थे ताकि इनके बीच में यूनिटी ना रहे। इफ दे गेट टुगेदर देन दे विल डिस्ट्रॉय द ब्रिटिश इंडिया। तो बरतानिया को वो तबाह कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस जंग के दौरान भी हिंदू मुसलमान की कार्ड खेलने लगे ताकि इनके बीच में डिवीजन पैदा हो। फिर उन्होंने बहुत ब्रूटली लोगों को सप्रेस किया, डरा दिया लोगों को, ताकि किसी की हिम्मत ही ना पड़े कि वो बगावत करे। तो जो जो लोग भी इनको मिले या बगावत करते थे तो उसको बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने सप्रेस किया। सही है, गांव के गांव इन्होंने जला दिए, कल मैंने यही बात की। सही, अवाम में भी पॉपुलर सपोर्ट इनको नहीं मिली। हमने पहले ही आपको बता दिया कि मैं सिर्फ आपको रेड डाला के कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। बाकी इंडिया खामोश है लगभग। तो इट मीन्स बाकी इंडिया अगर साथ देता तो इनको सपोर्ट मिलता। असला भी यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बीच में पंजाब है, पंजाब जो है वो अंग्रेज के साथ था। सही है, कश्मीर भी अंग्रेज के साथ है, नेपाल भी अंग्रेज के साथ दे रहा है, बंगाल में खामोशी है, साउथ में खामोशी है, सिर्फ यहाँ पर बगावत हो रही है। तो पॉपुलर सपोर्ट नहीं थी, सब इंडियंस इसमें इकट्ठे नहीं थे, पूरा इंडिया इसमें नहीं लड़ रहा था, बल्कि चंद लोग, चंद सेक्शन, चंद नाराज लोग लड़ रहे थे। इस वजह से ये जंग वो हार जाता है। इनकेस अगर पूरे इंडिया इस जंग में इन्वॉल्व रहता, गद्दार नहीं रहते, सारे इकट्ठे रहते, तो शायद ये जंग जीत जाते। 1857 में ही अंग्रेज यहाँ से
निकल जाता है, और प्लस अगर बाहर की सपोर्ट हमारे पास होती। अच्छा, इसके एंड में क्या होता है, एंड में यही होता है जंग के बाद कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, इस इफेक्ट से ही हुए इस जंगी वॉर में। अंग्रेजों के भी मारे गए, इंडियंस के भी मारे गए, ये आपके पास है। इंडियंस वुमेन वर सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल वायलेंस, सही है, ये वायलेंस है, ये वर्ड वायलेंस है, सही है। रेप भी हुए, सोल्जर्स को जो है वो मारा जाता है जो बागी होते हैं, तोपों के सामने लोगों को खड़ा करके मार दिया गया। मुगल एम्पायर की जो डायनेस्टी थी वो ऑलरेडी हमने पढ़ा के उनके नस्ल को ही खत्म कर दिया। बहादुर शाह जफर 1862 में जेल में मारा जाता है, तो इसलिए अब आगे कोई वारिस नहीं बचा उन लोगों का। ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व होती है इसके एंड में, और डायरेक्ट ब्रिटिश रूल आ जाता है। पहले कंपनी थी वो रूल कर रही थी, अब यूके की गवर्नमेंट रूल कर रहा है। ब्रिटिश आर्मी को मजीद स्ट्रॉन्ग किया जाता है, रीऑर्गेनाइज किया जाता है। वो सेंसिटिव एरियाज, मतलब जहां पर असले को गोदाम है, अब वहां पर उसका कंट्रोल ब्रिटिश सोल्जर्स को दिया गया, क्योंकि इन्हें इंडियन सोल्जर्स पर अब एतमाद नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। लाइफ ऑफ मुस्लिम बिकम डिफिकल्ट बिकॉज मुस्लिम जो थे वो इंडिया के हुक्मरान थे, तो इसलिए इनके ऊपर शक भी उन्होंने किया। और डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, जैसे ही ये जंग खत्म होती है डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट भी रिवर्स होता है। इसके बाद जितने स्टेट बच गए वो आजाद रियासतों की शक्ल में बच जाते हैं, और बाकी जितने इलाके अंग्रेजों के पास रहे उसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है, सही है। टोटल वैसे ब्रिटिश इंडिया